हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी बच्चे का हार्ट में जो छेद है उसको अगर बटन द्वारा बंद किया जाए यानी डिवाइस से अगर बंद किया जाए तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद इश्यूज हो सकते हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है यदि हम किसी बच्चे में डिवाइस क्लोजर कर रहे हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट के सिंपल जो छेद की बीमारियां होती है उसमें ये डिवाइस क्लोजर किया जा सकता है जिसमें ब्लड लेफ्ट टू राइट मिक्सिंग हो रहा हो, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कुछ केसेस में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डिवाइस क्लोजर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर केसेस में एपी विंडो और RSOV यानी रप्चर्ड साइनस ऑफ वैल्सल्वा में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, पर ये थोड़े कंपेरेटिवली कम केसेस में होता है। कुछ शंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे हार्ट के फिस्टुलाज होते हैं यानी चैनल्स होते हैं हार्ट में, उसको बंद करने के लिए भी डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए आपने डिवाइस लगाया लेकिन डिवाइस अपनी जगह पे प्रॉपर तरह से बैठा नहीं। आपको सर्जरी के दौरान लगा कि हाँ ठीक से बैठ गया है, लेकिन वो अपनी जगह में थोड़ा सा मूव कर रहा था और जैसे ही ब्लड का प्रेशर आया वो अपनी जगह से खिसक गया। इसको बोलते हैं डिवाइस माइग्रेशन। ये ज़्यादातर अगर होगा तो पहले 6 मंथ्स में ही होगा। ऐसा होने का कारण ये है कि ये जो डिवाइसेस होते हैं वो कई बार स्टेबल नहीं हो पाते। 6 महीने के बाद उसमें एक एंडोथेलियम की लेयर जम जाती है तो उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, पर शुरुआत के 6 महीने इनका अटैचमेंट थोड़ा कच्चा हो सकता है जिसमें डिवाइस अपनी जगह से शिफ्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कई बार डेंजरस भी हो सकता है कि वो डिवाइस खिसक के कहीं और चला गया, शरीर के दूसरे हिस्से में चला गया, लंग्स में चला गया, तो उसको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर फटाफट तुरंत से ही निकल जाए तो कई बार थोड़ा अपनी जगह से खिसक जाए तो फिर आप उसको पकड़ के वापस अपनी जगह पे भी बगैर सर्जरी भी फिक्स कर सकते हो या सर्जिकल करेक्शन भी कर सकते हो। पर अगर सडनली अगर निकल जाए तो वो किसी भी नली को जाके चोक कर सकता है जिसमें जान का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा किसी किसी केस में छेद का कुछ पोर्शन बाकी रह जाए। मान लीजिए आपने डिवाइस लगा तो दिया लेकिन एक छोटी सी जगह से में से ब्लड थोड़ा सा अभी भी लीक कर रहा है, इसको रेसिडुअल शंटिंग बोलते हैं। ज़्यादातर ये उतना डेंजरस नहीं होता और ज़्यादातर ये उतना प्रॉब्लम्स नहीं करता। अगर थोड़ा मोड़ा लीक हो रहा है तो उसमें आप दवा पर मैनेज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कभी कभार दोबारा से डिवाइस भी करना पड़ता है, एक और डिवाइस भी करना पड़ता है या ओपन हार्ट सर्जरी भी करनी पड़ती है। पर इस रेसिडुअल शंटिंग में ज़्यादातर केस में आपको कुछ नहीं करते से भी काम चल जाता है। मोस्ट केस में दोबारा सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा डिवाइस जो है वो इरोड हो सकता है यानी वो अपनी जगह से खिसक के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है उसको दीवार को डैमेज कर सकता है। आसपास के जो वैल्व्स हैं या आसपास की जो दीवार है हार्ट की उसको इरोड कर सकता है, उसको दीवार को डैमेज कर सकता है परमानेंटली। इसको डिवाइस इरोजन बोलते हैं। ये भी कुछ केसेस में होता है। हालांकि अगर डिवाइस अच्छी जगह से बैठ जाए, अच्छी तरह से बैठ जाए और हिले ना तो ऐसा यूजली नहीं होता, पर कुछ केसेस में वो आसपास की चीज़ों को डैमेज कर सकता है। कभी कभी वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। डिवाइस में इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से डिवाइस का जो अटैचमेंट था वो वीक हो गया और डिवाइस अपनी जगह से हिल गया, आसपास की स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डिवाइस जो है वो हार्ट के नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम की जो वायरिंग है जो कि नॉर्मली ऊपर से दिखाई नहीं देती है, तो उनके आसपास अगर डिवाइस लग जाए तो उनके कंडक्शन सिस्टम के जो करंट फ्लो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, कई बार परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। तो वैसे केस में पेसमेकर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। थोड़ा मोड़ा उसमें रिदम का प्रॉब्लम क्रिएट वो कर सकता है, कंडक्शन ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा वो कुछ अरिथमियाज भी जनरेट कर सकता है, यानी जिस दीवार के साथ वो लगा हुआ है वो दीवार को इरिटेट कर रहा है, वो दीवार को घर्षण कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो वहाँ पे एबनॉर्मल करंट फ्लो चालू हो जाता है यानी कि अरिथमिया चालू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत आ सकती है और पेशेंट को अरिथमिया को कम करने वाली मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा डिवाइस में कभी कभी क्लॉट बन सकता है क्योंकि वो ब्लड के रास्ते में आ रहा है, ब्लड उसको फॉरेन बॉडी की तरह से ट्रीट करता है, तो ब्लड में कभी कभी क्लॉट बन सकता है या खून का थक्का बन सकता है जिसकी वजह से डिवाइस का प्रॉपर काम नहीं हो पाए, या वो क्लॉट वहाँ से बन के पूरे शरीर में कहीं पे भी जा सकता है, यानी वो थ्रोम्बस या क्लॉट कहीं एम्बोलाइज हो सकता है जिसकी वजह से कोई और शरीर के नली को क्लॉट या बंद कर सकता है। कुछ केसेस में डिवाइस में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होने का कारण यह है कि डिवाइस फॉरेन बॉडी है, पहले 4-6 महीना इसका रिस्क ज़्यादा रहता है जब तक डिवाइस पे एंडोथेलियम की लेयर नहीं जमती है।
डिवाइस में सडनली कोई कीटाणु आके बस जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन कर दे, पस बना दे, ऐसा हो सकता है। रेयर केसेस में डिवाइस द्वारा या डिवाइस के लिए जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, उसका एलर्जी हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो यूज़ करते हैं उसका एलर्जी हो सकता है, पर ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। इसके अलावा डिवाइस के द्वारा कभी कभी जो हार्ट की नलियाँ हैं और हार्ट को ही थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, इसको वेसल इंजरी या ऑर्गन इंजरी बोलते हैं। ये कई बार जो प्रोसीजर आप कर रहे हो वो उसमें डिवाइस के द्वारा भी इंजरी हो सकती है, या प्रोसीजर करने के दौरान जो आप तार वगैरह यूज़ कर रहे हो डिवाइस को डालने के लिए, जो अलग अलग कैथेटर्स यूज़ कर रहे हो, उससे भी आपके हार्ट को इंजरी हो सकती है। जिस नली से डाल रहे हो उसमें इंजरी हो सकती है। तो ये ऑपरेशन के दौरान होने वाला कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा ऑपरेशन में जहाँ से आप कैथेटर डालते हो वहाँ पे ब्लीडिंग होने का भी रिस्क है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने का भी रिस्क है। तो ये भी एक थोड़ा सा रिस्क इसमें रहता है। ऑपरेशन के दौरान अगर एनेस्थीसिया देना पड़ता है तो वो एनेस्थीसिया की वजह से भी थोड़ा रिस्क हो सकता है। कभी कभी डिवाइस में ऐसा हो सकता है कि आप जैसा उम्मीद कर रहे थे वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, तो फ्यूचर में एडिशनल दोबारा प्रोसीजर करने की या ओपन हार्ट सर्जरी करने की ज़रूरत भी पड़ती है। ज़्यादातर ये डिवाइसेस एक बार अगर बैठ जाएं तो दिक्कत नहीं करते हैं। कुछ केसेस में लेट कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, यानी कुछ सालों बाद भी वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस, डिवाइस के खिसक जाने का चांस, कंडक्शन ब्लॉक होने का चांस, वाल्व को डैमेज होने का चांस, ये सब कुछ सालों बाद भी हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान भी वाल्व्स वगैरह को थोड़ा डैमेज होने का रिस्क थोड़ा सा रहता है। ज़्यादातर केसेस में अगर बहुत छोटे बच्चे में अगर आपने ऑपरेशन किया तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर मिडिल एज के बाद या 10-15 साल के बाद ज़्यादातर अगर आपने डिवाइस किया तो उतना कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होता है। सही तरह से अगर पेशेंट को सिलेक्ट करके इको वगैरह में प्रॉपरली डिफाइन करके और ट्रांस इसोफेजियल इको के द्वारा प्रॉपरली डिफाइन करके आपने अगर प्रॉपरली ऑपरेशन किया तो मोस्टली प्रॉब्लम्स नहीं आती। पर कभी कभार थोड़ा बहुत लक पर भी डिपेंड करता है, कभी कभार जो ऑपरेट कर रहा है सर्जन उसके एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से गलत सिलेक्शन अगर हो जाए तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ सकता है। ये हालांकि चांसेस कंपैरेटिवली कम है और प्रैक्टिकली आपको मान के चलना है कि डिवाइस काफ़ी सेफ है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर है तो ज़्यादातर केस में दिक्कत नहीं आती है, पर कभी कभार 1-2% केस में दिक्कत आ सकती है। कंप्लीटली रिस्क फ्री चीज़ नहीं है, तो इसको हमें समझना और जानना ज़रूरी है और उसके ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी को समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी अगर हम करते हैं तो वो कम्प्लीटली रिस्क फ्री है, उसमें भी रिस्क है। तो ये भी जानना और समझना ज़रूरी है कि डिवाइस भी पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है, इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है, कभी कभार जान का खतरा भी हो सकता है। ओवरऑल लेकिन जो खतरा या कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस है वो 1-2% ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उम्मीद करूंगा कि डिवाइस क्लोजर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स के बारे में आपको कुछ जानकारी आज मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके।